Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge and Ambition. This is a platform for study in a smart way. तो स्वागत है आपका नॉलेज एंड एम्बिशन के इस सेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आपका असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। तो आने वाले जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर जो है नॉलेज एंड एम्बिशन के साथ जुड़े रहना है और डेली बेसिस पर जुड़े रहना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना है और पेशेंस से कंप्लीट वीडियो को देखना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनमें जो टर्म्स आपकी पूछी गई हैं उनके रिगार्डिंग हम जितनी भी डिटेल्स है उनके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपका एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मॉक टेस्ट। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पूछा गया है कि व्हाट डज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ पैन कार्ड रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि पैन कार्ड का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है या आपको पैन कार्ड के बारे में जानकारी है तो आपको पता होगा पैन कार्ड जो आपका 10 डिजिट जो आपका अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स में होता है, पैन कार्ड नंबर ये 10 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स में होता है। तो आपको बताना है कि जो लास्ट करेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शंस हैं सरनेम ऑफ द होल्डर, चेक डिजिट होता है, या टाइप ऑफ होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप वीडियो अभी जाके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखिए। आपको कंप्लीट आंसर लिखना है कि लास्ट कैरेक्टर ऑफ पैन कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका इनमें से। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इससे पहले हम आंसर को जानने से पहले इससे रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड विच हैज़ नाउ बिकेम ए मैंडेटरी आइडेंटिटी प्रूफ बाय द गवर्नमेंट टू इट्स हैज़ इट्स ओन सिमेट्रिक बिहाइंड इट्स नंबरिंग सिस्टम। तो पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड का जो आपका नंबरिंग सिस्टम है उसका एक अपना सिमेट्रिक है, यानी एक अपना फॉर्मूला है। इससे जो है डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। जो आपका पैन कार्ड होता है 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर में होता है, और 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर में होता है। तो आपको पता होना चाहिए और इन विच द फर्स्ट 5 करेक्टर्स आर अल्फ़ाबेट। पहले 5 करेक्टर जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, अगले जो 4 होते हैं वो करेक्टर्स आर नंबर्स, एंड द लास्ट करेक्टर इज अगेन एन अल्फ़ाबेट। तो इन्हें जो है 5 ग्रुप्स में टोटल डिवाइड किया गया। आपको पता होना चाहिए 10 डिजिट है, 10 डिजिट को जो है 5 में डिवाइड किया गया है। ये 5 कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट 3 करेक्टर्स, जो पहला ग्रुप है फर्स्ट 3 करेक्टर्स का है, और उसमें जो है क्या होता है आपका नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक सीरीज आती है स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड टर्निंग अप टू जेड जेड जेड। तो ये आपकी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है फर्स्ट 3 करेक्टर्स में। आपको याद रखना है 3 करेक्टर आपके आपको पता चल गया कि आपके नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक सीरीज के होते हैं, ठीक है। और साथ ही में आपके जो फोर्थ करेक्टर होता है, यानी फोर्थ करेक्टर ऑफ दी पैन कार्ड रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पैन कार्ड होल्डर, यानी जो आपका चौथा करेक्टर होता है वो पैन कार्ड होल्डर के स्टेटस को शो करता है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप उसका चौथे करेक्टर में देख सकते हो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो है आप किस प्रकार के पैन कार्ड होल्डर है आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको इशू किया गया है। तो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो आपके दिए गए हैं इनके मैच करके आप पता कर सकते हो। आप पीडीएफ में इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं पैन कार्ड की सिमेट्रिक की। तो जो आपका थर्ड ग्रुप है उसमें आता है आपका फिफ्थ करेक्टर। फोर्थ करेक्टर हमने यहाँ पर जान लिया पैन कार्ड होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और साथ ही में फिफ्थ करेक्टर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट करेक्टर ऑफ द पैन कार्ड होल्डर सरनेम, यानी फिफ्थ करेक्टर आपका होल्डर के सरनेम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्वेश्चन में था तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर आपका पांचवा करेक्टर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पैन कार्ड होल्डर के सरनेम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यदि आपका सरनेम बनर्जी है तो जो पांचवा करेक्टर होगा आपके पैन कार्ड का वो बी होगा, यानी सरनेम को रिप्रेजेंट करता है पांचवा करेक्टर। आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट 4 करेक्टर्स जो आपके अगले 4 करेक्टर होते हैं उसके बाद, तो अगले 4 करेक्टर होते हैं आर अगेन द नॉर्मल सीक्वेंशियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0001 एंड रनिंग अप टू 9999। तो ये जो आपके अगले 4 करेक्टर होते हैं वो भी नॉर्मल सीक्वेंटल नंबर होते हैं, यानी सीक्वेंस में चलते हुए जिस प्रकार से आपके पैन कार्ड इशू होते रहते हैं उसी प्रकार ये सीक्वेंस चलता रहता है 0001 से लेकर 9999 तक।
तो इसी बीच में ये आपका सीक्वेंटल जो नंबर्स हैं चलते रहते हैं, ये 4 करैक्टर। और बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा क्वेश्चन है आज का, पूछा गया कि लास्ट करैक्टर ऑफ द पैन कार्ड इज एन अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट। तो ये नॉर्मल आपका एक चेक डिजिट होता है, अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाता है हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेक डिजिट होता है। जो पैन कार्ड का लास्ट कैरेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक आपका चेक डिजिट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको पैन कार्ड से रिगार्डिंग ये सभी डिटेल्स याद जरूर रखनी है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, पूछा गया कि पैन कार्ड विल बी इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको बताना है कि पैन कार्ड जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो इशू किया जाता है। सेक्शन 89A के तहत, सेक्शन 144B के तहत, सेक्शन 139A के तहत, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको, हर वीडियो का आंसर अगर आपको पता है तो उसी समय आप कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो पैन कार्ड जो आपका इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर डिटेल जान लेते हैं पैन कार्ड के रिगार्डिंग। अ परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर, जिसे हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, पैन कार्ड इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर इशूड टू ऑल जुडिशियल एंटिटीज आइडेंटिफाइबल अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये इशू किए जाते हैं अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो 1961 एक्ट के तहत ये इशू किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है कि द इनकम टैक्स पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एंड इट्स लिंक्ड कार्ड्स आर इशूड अंडर सेक्शन 139A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत जो है आपका पैन कार्ड नंबर और उसके लिंक्ड कार्ड जो है इशू किए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 139A। सेक्शन 139A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है पैन कार्ड इशू किया जाता है। तो आपको इसके रिगार्डिंग सभी डिटेल्स यहाँ पर याद रखनी है। PDF में आपको डिटेल में यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉर्गेज इज़ अ डैश। मॉर्गेज आपको टर्म यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि मॉर्गेज क्या होता है। ऑप्शन है आपकी, सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ लोन। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन। नेक्स्ट आपका कंसेशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और फैसिलिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको मॉर्गेज की डेफिनेशन पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दोगे। तो मॉर्गेज के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली सबको पता होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं वो आपकी दैट प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकती है प्रॉपर्टी। जैसे कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, गहने हैं, तो ये जो है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकती है। लेकिन बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आपकी आती है ज़मीनें, घर, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है आपकी मूव नहीं कर सकती, तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात करते हैं हम मॉर्गेज की। तो मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज इज़ अ लोन इन विच प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट इज़ यूज एज कोलेट्रल, यानी कोलेट्रल टर्म है, यानी जो आपका द्विपक्षीय सहयोग होता है उस प्रकार से हम कोलेट्रल का देखें तो एक प्रॉपर्टी, एक लोन लिया जाता है। द बोरोवर एंटर्स इनटू अ एग्रीमेंट विद द लैंडर, usually a bank, wherein the borrower receive cash upfront then makes payment over a set time span until he pays। इस डेफिनेशन को आप PDF में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी लैंग्वेज में। मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली हम बात करें तो मॉर्गेज क्या होता है आपका, मॉर्गेज जब कोई व्यक्ति, जब एक बोरोवर यानी कर्जदार जब एक एग्रीमेंट में आ जाता है किसी बैंक के साथ, तो वो क्या करता है, जो एक लोन लेने के लिए यूजली फॉर आपका किसी घर बनाने के लिए कोई लोन लेता है, तो उन्हें जो है आपकी सिक्योरिटी के तौर पर जो है आपको कुछ रखना पड़ता है। और जो सिक्योरिटी रखी जाती है मॉर्गेज लोन के अंतर्गत, तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है, यानी आपकी या तो ज़मीन रखी जाएगी, यानी आपका जो
गिरवी रख के लोन लिया जाता है। कोई भी गिरवी मॉर्गेज आपका तभी बोलेंगे जब आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है आप लोन लोगे, आपकी ज़मीन के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर। तो जो लोन लिया जाता है उसे हम मॉर्गेज कहते हैं, यानी मॉर्गेज कहते हैं एक सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है, सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन। जब आप कोई लोन लेते हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी आप लोन ले रहे हो घर बनाने के लिए, तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर जो है अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, तो वो मॉर्गेज लोन कहलाता है। तो यही आपकी मॉर्गेज लोन की डेफिनेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आप पीडीएफ में इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, मॉर्गेज इज अ सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ लोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सुगम इज अ स्कीम लॉन्च्ड फॉर डैश। आपको बताना है कि सुगम एक स्कीम है जो कि लॉन्च हुई है किसके लिए, पेंशनर गेटिंग ओल्ड एज पेंशन, स्मॉल टैक्स पेयर, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस या नन ऑफ दीज। तो सुगम आपने टर्म सुनी होगी, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा सुगम क्या है। तो सुगम के बारे में हम पहले जान लेते हैं, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। आपको अगर पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि सुगम जो है स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई थी इनमें से। सुगम की हम बात करें तो सुगम ITR4S फॉर्म एक फॉर्म है एज अ प्रीजम्पटिव इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एंड इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग प्रोसेस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ये एक आपका प्रोसेस है इनकम टैक्स फाइल्स रिटर्न करने का, सुगम ITR4S फॉर्म। The form is required to be filled out and submitted by those who are eligible to use it under the Income Tax Act 1961 and the Income Tax Rule 1962। तो आपकी ये फॉर्म रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ पर होती है, टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड बाय दोज हु आर एलिजिबल टू यूज इट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सुगम है आपकी फॉर्म रिक्वायर्ड है उनको सबमिट करने के लिए जो कि एलिजिबल है अंडर द इनकम टैक्स ऑफ 1961। और हम बात करते हैं यहाँ पर दिस फॉर्म इज़ नॉट टू बी यूज्ड बाय। अब यहीं पर हमारा यहाँ पर आंसर मिलता है कि ये जो है यूज़ किसके द्वारा नहीं की जा सकती, एनी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या है आपका, नंबर 1 है होल्ड्स एनी असेट आउटसाइड द कंट्री, यानी जिसका कोई जायदाद ज़मीन या कुछ असेट्स हैं आउटसाइड द कंट्री, वो आपका सुगम ITRS फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते, इसके जो है आपका फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी, किसी फॉरेन एंटिटी में जो है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है उनका। या नेक्स्ट आपका इज़ अ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी बैंक अकाउंट दैट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, यानी जो आपका किसी यदि इंडियन टेरिटरी के बाहर किसी अदर बैंक अकाउंट में उनका जो है साइनिंग अथॉरिटी है उनकी, तो उन्हें भी जो है आपका फॉर्म जो है आपका इशूड नहीं होगा, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी सुगम ITR4S फॉर्म जो है ये। तो बात करें यहाँ पर आपके ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो है पेंशनर गेटिंग ओल्ड एज पेंशन, तो ये भी नहीं आते हैं आपके इसमें। स्मॉल टैक्स पेयर्स और बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, तो ये आपके बिग फाइनेंशियल एंटिटीज़ होते हैं, इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में इनका हाथ होता है। और साथ ही में बात करें तो पेंशनर गेटिंग ओल्ड एज, तो इन्हें भी जो है आपका जो पेंशनर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा पहले ही प्रोविज़न आपका दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। जो आपके स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, यानी स्मॉल लेवल पर जो आपके टैक्स पेयर्स होते हैं, तो वो इसमें आपके इंक्लूड किए जाते हैं। सुगम स्कीम जो है इनके लिए लॉन्च की गई थी, जो कि आपके स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। आपको याद रखना है बिग कॉर्पोरेट हाउसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं आते हैं, उनके लिए नहीं थी। और साथ ही में पेंशनर्स जो कि आपके गेटिंग ओल्ड एज पेंशन, जो कि आपके ओल्ड एज पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी उनके लिए भी ये स्कीम नहीं थी। जो आपकी सुगम जो आपकी सुगम ITR4S फॉर्म है वो ये फिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछा गया कि हु वर्क्स एज RBI एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन।
आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई एजेंट के तौर पर जो है काम करता है यदि आरबीआई का कहीं पर ऑफिस नहीं है तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। स्टेट बैंक ऑफ एक्ट एज अ स्टेट बैंक टू एक्ट एज अ एजेंट टू रिजर्व बैंक। सबसे पहले आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया आपको, ये जो डिफाइन किया गया है यहाँ पर, ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक जो है वो एक्ट करता है एज अ एजेंट ऑफ द रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स एज अ आरबीआई's एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन। तो जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक, और कहाँ कहाँ पर करता है यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है। मैं आपको सिंपली यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली बात करें तो स्टेट बैंक शैल the state bank shall, if so required by the reserve bank act as an agent of the reserve bank at the all places in India where it has a branch and where there is no branch of banking department of the reserve bank। यानी रिजर्व बैंक का यदि कहीं पर रिजर्व बैंक की या गवर्नमेंट बैंक की कोई भी कहीं पर अगर ब्रांच नहीं है और स्टेट बैंक की ब्रांच है, तो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एज अ एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आपका पेइंग, रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड रेमिटिंग मनी, बिलियन एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्यों ये आपका, ये यहाँ पर आप डिटेल में इसे पढ़ लीजिएगा, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो आपको पॉइंट बताया इसी की एक्सप्लेनेशन दी गई है आगे। नेक्स्ट सेकंड है आपका द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच एनी सच एजेंसीज बिजनेस शैल बी कैरिड ऑन बाय द स्टेट बैंक ऑन बिहाफ ऑन द रिजर्व बैंक शैल बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन। यानी जो आपकी ऐसी कोई एजेंसी है, बिजनेस की एजेंसी है, जिसमें कि आपका स्टेट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक शैल बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन, यानी उनकी जो है सहमति होनी चाहिए, यानी उनकी जो टर्म कंडीशन है उनको अगर लाए करता है तो स्टेट बैंक जो है आपका रिजर्व बैंक का एजेंट के तौर पे आपका वर्क कर सकता है। इफ़ नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड ऑन एनी मैटर रेफर टू सब सेक्शन 2 और द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन स्टेट बैंक एंड रिजर्व बैंक। यदि जो एग्रीमेंट है वो सही तरीके से चल रहा है अंडर इन एनी मैटर्स रेफर टू द सब सेक्शन 2, जो आपका आरबीआई का सब सेक्शन 2 है उसके तहत सब कुछ उनके बीच में एग्रीमेंट सही चल रहा है, और जो आपके कोई भी डिस्प्यूट अराउज नहीं हुए हैं स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के तहत, तो जो आपका स्टेट बैंक एज अ एजेंट वर्क कर सकता है। तो मेनली आपको याद ये रखना है कि जिन प्लेसेस पे या जिन स्थानों पर जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच नहीं होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई पहुंच नहीं होती है, यदि वहाँ पर एसबीआई की ब्रांच है तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। तो ये अथॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है एज अ आरबीआई एजेंट वर्क करने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया है कि द लीडर हु फॉट विद द वेलुथम्पी ढालवा अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपको बताना है कि उस लीडर का आपको नाम बताना है जिसने कि वेलुथम्पी ढालवा के साथ युद्ध किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपके ऑप्शंस हैं कुनहेल मराकर, पालियात एचन, फजासी राजा या फिर आपका चिरकाल राजा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पालियत एचन। जो आपका पालियत एचन था ये एक लीडर था। पालियत एचन द लीडर ऑफ कोचिन हु fought with the Veluthampi Dhalwa against the British was a Palit Achin. During the first decade of 19th century, they rebelled against the supremacy of the East India Company. तो वेलुथम्पी और जो आपके पैलित एचन थे इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है आपकी लड़ाई लड़ी थी, और ये रेबेल्ड अगेंस्ट यानी विद्रोह कर दिया था इन्होंने सुप्रीमेसी अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और बात करें द रिवॉल्ट इनिशियली स्टार्टेड इन 1808 एंड लैटर डिड स्प्रेड वाइडली। और जो पहले 1808 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुए थे, तो आपको लीडर का मेनली यहाँ पर नाम याद रखना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लीडर हु फाउट विद वेलुथम्पी धालवा अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये लीडर आपके जो थे वो पैलियत एचन थे, आपको इनका नाम याद रखना है। और ये रिवोल्ट कब स्टार्ट हुए थे, 1808 में स्टार्ट हुए थे और बाद में स्प्रेड हो गए थे वाइडली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट किंग प्रिसाइडेड द कोर्ट ऑफ कन्नौज। तो जो उस किंग का आपको नाम बताना है जिसने कि पहले किंग का नाम बताना है जिसने कि कोर्ट ऑफ कन्नौज का जो है अधिग्रहण किया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षा या कनिष्क।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हर्षा। द फर्स्ट किंग हु प्रिसाइडेड ओवर द कोर्ट ऑफ कन्नौज वाज हर्षा। हर्ष के द्वारा जो है आपका कोर्ट ऑफ कन्नौज को अधिकरण किया गया था, पहला राजा था ये। इट वाज नोन एज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस सिटीज इन द नॉर्थन इंडिया फ्रॉम 606 टू 647 सी। तो आपका जो ये मोस्ट प्रोस्पेरस सिटी थी नॉर्थन इंडिया की, और इट वाज द वन ऑफ द रिनाउंड बुद्धिस्ट सेंटर इन इंडिया, एक रिनाउंड बुद्धिस्ट सेंटर था इंडिया का। एंड इट वाज नोन एज द कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज इन मोस्ट हिंदू एपिक। और मोस्ट हिंदू एपिक में जो आपका कन्नौज है, सिटी ऑफ कन्नौज है, उसे कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता है, कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता है मोस्ट ऑफ हिंदू एपिक्स में। तो आपको इससे रिलेटेड ये भी याद रखना है। साथ में आपको मेन हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो बताया गया है कि जो आपका किंग था, फर्स्ट किंग था हु प्रिसाइडेड द कोर्ट ऑफ कन्नौज, वो हर्ष था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेम द स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। आपको उस राज्य का नाम बताना है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। इंडियन स्टेट आपका कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी जो आंध्र प्रदेश है, प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है वो आपका माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स माइका क्रूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना। जो आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वो फेमस है माइका प्रोडक्शन के लिए। ऑन द अदर हैंड द माइका वेस्ट क्रॉप एंड क्रॉप आर लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार एंड झारखंड। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड झारखंड में जो है माइका का प्रोडक्शन होता है, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही में ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है माइका का? ये है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन 2018 का डाटा ये यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम पे भी आपका चाइना ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, जो कि आपका 80,000 मीट्रिक टन माइका इन्होंने 2018 में प्रोड्यूस करा था। तो प्रेजेंट टाइम पे हम देख लेते हैं कि जो माइका प्रोडक्शन में जो है टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है। पहले नंबर पर आती है आपकी चाइना, जो कि आपकी 78,000 मीट्रिक टन। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर डाटा बताया गया है वो मीट्रिक टन में बताया गया है। आपको ये 8 कंट्रीज मेनली आपको पता होनी चाहिए जो टॉप 8 कंट्रीज है, क्योंकि 8वें नंबर पर आपका इंडिया आता है जो कि 14,250 मीट्रिक टन प्रोडक्शन करता है माइका का। और इंडिया में जो टॉप आपका स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया कि प्लम पडिंग, जो आपका प्लम पुडिंग है, अ मॉडल ऑफ एटम इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका प्लम पडिंग है एक मॉडल है एटम का, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? नाम है इसका आपका एटम, मॉडल ऑफ एटम है जिसका नाम रखा गया था प्लम पडिंग। तो ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या जे थॉमसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जे थॉमसन के द्वारा। यहाँ पर आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो हमने एक हमारे अगर आप डेली बेसिस नॉलेज एम्बिशन से जुड़े तो आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है आपका पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जो आपका प्लम पडिंग की मॉडल ऑफ एटम था ये प्रिपेयर किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। तो जे थॉमसन की बात करें तो यहाँ पर ये आप तस्वीर देख सकते हो, इस प्रकार का कुछ आपका जो आपका मॉडल है ये प्लम पडिंग मॉडल इस प्रकार का होता है एटम का। तो ये जे थॉमसन के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, जो कि बताया गया था कि इनकरेक्ट है। 20th century model of an atom. It was proposed by J.J. Thomson in 1904 after the discovery of electron, but before the discovery of atomic nucleus. It was produced by J.J. Thomson. Model showed an atom that had a positively charged. आपका बात करें जो आपका प्लम पडिंग क्या था, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर। थॉमसन्स मॉडल शोड एन एटम दैट हैड अ पॉजिटिवली चार्ज मीडियम, जो कि शो करता है आपका पॉजिटिवली चार्ज मीडियम को, और अ स्पेस विद नेगेटिवली चार्ज, यानी जो आपका स्पेस है कंप्लीट
वो आपका पॉजिटिवली चार्ज मीडियम में है और स्पेस उसमें जो है आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ में फिल्ड है इनसाइड द मीडियम. Soon after its proposal, the model was called the plum pudding model because the positive medium was like a pudding with electrons and plums inside. तो इसी प्रकार इसका नाम जो है प्लम पडिंग मॉडल रखा गया. किसके द्वारा आपका ये जो प्रपोज किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा. आपको याद रखना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि हु ऑथर द बुक गांधी लाइफ एंड थॉट्स. गांधी लाइफ एंड थॉट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा ये लिखी गई है. वी डी सावरकर के द्वारा, जे बी कृपलानी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या आर के लक्ष्मण के द्वारा. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जे बी कृपलानी के द्वारा. जे बी कृपलानी के द्वारा जो है आपका जो आपका बुक है, क्या नाम है इसका, गांधी लाइफ एंड थॉट्स, ये बुक ऑथर की गई थी. अब हम बात करें जे बी कृपलानी की, तो इनका पूरा नाम था जीवित राम भगवान दास कृपलानी. Popularly known as Acharya Kripalani, was an Indian politician noted particularly for holding the presidency of the Indian National Congress during the transfer of power in 1947, and he is the husband of Sucheta Kripalani. तो सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे आपके जे बी कृपलानी. तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, गांधी लाइफ एंड थॉट्स. इनके बारे में हम देख लेते हैं. इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को हैदराबाद, जो कि उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था. और बात करें जो कि प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में पड़ता है, हैदराबाद का हिस्सा नहीं सॉरी, आपका जो पाकिस्तान जो था हैदराबाद जो आपका पाकिस्तान में पड़ता था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. और इनकी डेथ हुई थी 19 मार्च 1982 को अहमदाबाद में. फुल नेम था जीवित राम भगवान दास कृपलानी और सपोज यानी इनकी वाइफ थी सुचेता कृपलानी. तो आपको इनके बारे में ये डिटेल्स पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. पूछा गया कि व्हेन वाज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इस क्वेश्चन को हम हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार. तो अगर आपने हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड सीरीज के वीडियोस नहीं देखी, जिसकी कि 51 वीडियोस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम डेली बेस पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी. व्हेन वाज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर फर्स्ट टाइम. तो ये आपका प्रेसिडेंट्स रूल जो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम आपका इम्पोज किया गया था, वो किया गया था 1977 में. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है. 1977 में जो है प्रेसिडेंट्स रूल आपका इम्पोज किया था हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम. और बात करें टोटल आपके 2 बार जो है हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट्स रूल आपका इम्पोज हो चुका है. पहली बार आपका 30 अप्रैल 1977 को, जो कि चला था 22 जून 1977 का, जब गवर्नमेंट बनी थी ठाकुर रामलाल की. तो उसके बाद जो है ये आपका समाप्त कर दिया गया था. साथ ही में दूसरी बार आया था आपका 15 दिसंबर 1999 को, 92 को, 1992 में आया था ये. आपका यहाँ पर गड़बड़ हो गया है. 1992 में जो है 25 दिसंबर 1992 में ये इम्पोज हुआ था सेकंड टाइम, और जो 3 दिसंबर 1993 तक ये रहा था. तो आपको ये पता होना चाहिए हिमाचल में 2 बार जो है प्रेसिडेंशियल रूल आपका इम्पोज हो चुका है. आपको डेट्स भी दोनों की याद रखनी है, पहली बार 1977 में और सेकंड टाइम 1992 में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू पास पंचायती राज अभियान अधिनियम पंचायती राज अधिनियम इन 1934. आपको उस पहले प्रिंसली स्टेट का नाम बताना है जिसने कि सबसे सर्वप्रथम जो है पंचायती राज अधिनियम को पास किया था 1934 में. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मंडी जो है आपका पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने कि पंचायती राज अधिनियम जो है वो पास किया था 1934 में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि इन विच चीफ मिनिस्टर्स पीरियड अंत्योदय योजना वाज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश. तो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है अंत्योदय योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई थी. शांता कुमार के टाइम पे, रामलाल ठाकुर के, या वीरभद्र सिंह या जयराम ठाकुर के पीरियड में. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी शांता कुमार जी के टाइम पीरियड में जो जिस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, उसी समय आप अंत्योदय योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई थी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. पूछा गया है कि वेयर डिड ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन्ड इंडियन रेलवे फर्स्ट एंड इंडियाज 4th वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है. और इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आपको वेयर डिड द ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन इंडियन रेलवेज फर्स्ट एंड इंडियाज 4th वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. जो आपका इंडिया का 4th वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और इंडियन रेलवेज का पहला एनर्जी टू वेस्ट प्लांट जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वो कहाँ पर सेटअप किया गया है. गुवाहाटी में, भुवनेश्वर में, मुंबई में या वाराणसी में. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुवाहाटी असम में जो है
इंडियन रेलवे ने अपना पहला और ये भारत का चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ये कमीशन किया है। तो आपको याद रखना है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कमीशन किया है इंडियन रेलवे का पहला और भारत का चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गुवाहाटी असम में। यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई गई हैं, आप पीडीएफ में इन्हें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन all in one using which user can communicate with the chatbot Ask Lakshmi for their general banking queries। आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसने कि पहला मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऑल इन वन चैटबॉट आस्क लक्ष्मी जो है ये लॉन्च किया है फॉर देयर जर्नल बैंकिंग क्वायरीज। कोई भी कंज्यूमर जो है आपका जर्नल बैंकिंग क्वायरीज के लिए जो है चैटबॉट आस्क लक्ष्मी से जो है आपका कम्युनिकेट कर सकता है। तो किसके द्वारा ये आपका मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आपका स्टेट बैंक यूनियन यानी सिटी बैंक यूनियन CUB के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो आपका सिटी यूनियन बैंक है ऑन January 22, 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम in India, the City Union Bank Limited, one of the leading Indian bank in India, has launched multilingual voice-enabled mobile banking application. Now, the City Union Bank customers can converse with the chatbot Ask Lakshmi। तो Ask Lakshmi आपको chatbot है इनका ये एप्लीकेशन का, तो आपको नाम याद रखना है Ask Lakshmi of the app in the Tamil, English, Hindi and Telugu language for their general banking queries including transaction like balance inquiry, mini statement, fund transfer over voice और text instruction। तो voice और text instruction में भी ये प्राप्त कर सकते हैं अब सिटी यूनियन बैंक के कंज्यूमर्स। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और आपको वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसे लगे। आप ऐसे ही अगर रेगुलर चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके लिए और भी मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए जाएंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे, इसी प्रकार जानकारी आपके साथ कंप्लीट डिस्कस की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप नॉलेज द एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी लिंक दिए गए, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।